तो जय हिंद दोस्तों, एक नए अंदाज के साथ फिर से क्यूज स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो बताना है कि तापमान का निर्माण जो किया है किसके द्वारा किया गया है? तापमापी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बताना है बताना है सेल्सियस पैमाने में बताना है कि हिमांक जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बताना है कि सेल्सियस पैमाने का जो आविष्कार किया है किसके द्वारा किया गया है? सेल्सियस ही किया था। ठीक है, सेल्सियस ही किया है। सेल्सियस कहाँ का वैज्ञानिक है? स्वीडन का। ठीक है, कहाँ का वैज्ञानिक है? स्वीडन का। उसके बाद बताना है कि इसका जो हो जाएगा भाप बिंदु जो होगा कितना डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है कि इसके प्रत्येक भाग को कितना डिग्री सेल्सियस कहते हैं, यानी सेल्सियस पैमाने के प्रत्येक भाग को कितना डिग्री सेल्सियस कहते हैं? 100 डिग्री। 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाना जो है इसका आविष्कार जो है कौन किया है? किया था फ़ारेनहाइट। ठीक है, कहाँ का वैज्ञानिक है? जर्मनी का है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इसका हिमांक जो हो जाएगा कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसका जो अगर भाप बिंदु पूछेगा तो 212 फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत बढ़िया। उसके बाद बताना है कि इनके बीच की दूरी को जो है कितने बराबर भागों में बांटा गया है? फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। 180। ठीक है, 180 बराबर भागों में बांटा गया है। उसके बाद बताना कि रोमन पैमानों को यानी कि कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 80। ठीक है, बताना इसका हिमांक कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि इसका भाप बिंदु कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री रोमन। ठीक है, बताना है कि केल्विन पैमाने में यानी कि इसका हिमांक कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इसका भाप बिंदु कितना हो जाएगा? 373। ठीक है, 373 केल्विन हो जाएगा। बताना है कि इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 100 भागों में। ठीक है, बताना है कि रैंकिंग पैमाना। ठीक है, रैंकिंग पैमाना जो है इनका इसका जो हिमांक हो जाएगा कितना हो जाएगा? 492। ठीक है, 492 याद रखना है। रैंकिंग पैमाने का हिमांक कितना हो जाएगा? 492। ठीक है, और इसका भाप बिंदु की बात करेगा तो 672। कितना हो जाएगा? 672। बताना है कि रैंकिंग पैमाना जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 180। ठीक है, 180 बराबर भागों में बांटा गया है। और 180 और किसका था? इसका था, एक और था ना, फ़ारेनहाइट का। ठीक है, फ़ारेनहाइट का था। उसके बाद बताना है कि तापमान बढ़ने पर आयतन क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। बताना घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98.6। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और सेल्सियस की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पहले सेल्सियस पैमाने को किस नाम से जाना जाता था? क्या कहा जाता था इसको? सेंटीग्रेड पैमाना। ठीक है, सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। बताना है कि केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री जो होता है नहीं लिखा जाता है। कितना किसको नहीं लिखा जाता है? डिग्री को ही नहीं लिखा जाता है। बताना है पारा जो जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? -39 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि ये है ना कि केल्विन क्वेश्चन नहीं समझी। जैसे क्वेश्चन ये था कि केल्विन में व्यक्त ताप में जो है नहीं लिखा जाता है। क्या नहीं लिखा जाता था? डिग्री। जैसे कि तुमको बता रहे ये जो था ना केल्विन पैमाना में इसका हिमांक कितना था? 273 केल्विन। इसमें डिग्री नहीं, ऑप्शन में तुमको ये भी दे देगा 273 डिग्री केल्विन भी दे देगा और 273 केल्विन भी दे देगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि हिमांक जो हो जाएगा इसका हिमांक यानी कि केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगता है। 273 केल्विन हो जाएगा। अगर इसी का भाप बिंदु पूछेगा तो 373 केल्विन होगा, न कि 373 डिग्री केल्विन होगा। इसको याद रखना है, फंसाने के लिए ऐसा दे देता है ऑप्शन में। बताना है कि अल्कोहल जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस से। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि बर्फ का ऊष्माधारिता कितना होता है? बर्फ का 2100। ठीक है, 2100 हो जाएगा। और पारा का 140। ठीक है, बताना लेड का कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, लोहा का 460 और किरोसिन तेल का कहेगा तो 210 और जल का कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना ध्वनि तरंगे जो है वायु में क्या होता है? अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्घ्य हो जाएगा। उसके बाद द्रव्य की सतह पे कहेगा तो अनुप्रस्थ। द्रव्य की सतह पे क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। तथा अगर इसमें द्रव्य के अंदर की बात करेगा तो अनुदैर्घ्य। द्रव्य के सतह पे क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। और द्रव्य के अंदर कहेगा तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। तथा ठोस में अगर क्या हो जाएगा इसका? अनुप्रस्थ।
ठोस में अगर कहेगा ना तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होता है, ठीक ना, याद रखना है। अच्छा बताना है कि अश्रव तरंगे का जो है मतलब इसका आवृत्ति परिसर जो है कितना हो जाएगा। अश्रव तरंगे का 20 Hz से नीचे हो जाता है, ठीक है, जिसको क्या है, इसे हमारा कान सुन सकता है या नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता है, ठीक है। बताना श्रव्य तरंगे का यानी कि आवृत्ति परिसर 20,000, ठीक है, 20 Hz से 20,000 Hz के बीच हो जाएगा। बताना है कि इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है नहीं सुन सकता, सुन सकता है, ठीक है। बताना है प्राश्रव तरंगे का इसका आवृत्ति परिसर 20 Hz से ऊपर। बताना है कि कुत्ता बिल्ली जो चमगादड़ आदि सुन सकते हैं किस तरंगे के तहत, प्राश्रव तरंगे, ठीक है। उसके बाद बताना है कि संकेत भेजने में किस तरंगे का उपयोग करते हैं, प्राश्रव तरंगे का उपयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि समुद्र की गहराई का पता लगाने में किस तरंगे का प्रयोग करते हैं, प्राश्रव्य तरंगे का, प्राश्रव्य तरंगे का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताना है कि गामा किरण का खोज किसके द्वारा किया गया है, गामा ये पॉल ब्लाट, ठीक है, पॉल ब्लाट के द्वारा किया गया है। बताना है कि गामा किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना हो जाएगा, हाँ 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना एक्स किरण की खोज कौन किया है, रोएंटजन, ठीक है। परावैंगनिक किरण का खोज रीटर किया है, ठीक है। बताना है दृश्य विकिरण का खोज कौन किया है, न्यूटन। दृश्य विकिरण का खोज कौन किया है, न्यूटन किया है। उसके बाद बताना है कि अवरक्त विकिरण का खोज हर्सेल के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि गामा किरण का खोज कौन किया है, पॉल ब्लाट, लेकिन इसका नामकरण कौन किया है, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, ठीक है। बताना है दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज कौन किया है, मार्कोनी किया है। उसके बाद बताना है कि दृश्य विकिरण का आवर्ती परिसर कितना हो जाएगा, आवृत्ति परिसर इसका कितना हो जाएगा, 10 की पावर 14 से लेकर के 10 की पावर 12 तक होता है। उसके बाद बताना है कि समुद्री जल में जो है ध्वनि की चाल कितना होती है, समुद्री जल में, हाँ 1533 हो जाएगा। और जल की बात करेंगे तो 1483, ठीक है। उसके बाद बताना अल्कोहल में कितना हो जाएगा, 12-13, ठीक है, 12-13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बताना एल्युमिनियम में कितना होता है, इनमें में होता 64-20, ठीक है, 64-20 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है किस पर निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है, ठीक नहीं, तरंगदैर्घ्य ने आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है, क्या किस पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। बताना है कि ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है जबकि क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। बताना है कि ध्वनि की चाल अगर दाब मतलब घटाने पर क्या होता है, दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। याद रखना है कि दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद बताना है कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखना है कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बताना है कि वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान मतलब ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कितना मतलब वृद्धि होती है, 0.61, ठीक है, 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होती है, याद रखना है। बताना है शांत क्षेत्र में जो है शोर स्तर कितना डेसिबल हो जाएगा, शांत 50 डेसिबल, ठीक है। बताना अवसादीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, ठीक है। बताना है कि व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल, ठीक है। बताना औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल होता है, ठीक है, 70। बताना मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा जो है कितना डेसिबल है, 95 डेसिबल, ठीक है, 95 डेसिबल हो जाएगा। बताना है कि इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। उसके बाद बताना है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए, 17 मीटर, ठीक है, 17 मीटर या फिर 16.6 मीटर। बताना है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। बताना ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में क्या होता है, अधिक दूरी तक सुनाई देता है या फिर कम दूरी तक, अधिक दूरी, ठीक है। बताना है कि ध्वनि के लक्षण जो है कितने प्रकार के होते हैं, ध्वनि के लक्षण 3 प्रकार का, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या कहलाता है, फोन क्या कहलाता है, फोन कहलाता है, याद रखना है। उसके बाद बताना है
बताना है कि ध्वनि जैसे कि मतलब ध्वनि का वह लक्षण जिसे ध्वनि मोटी या पतली मतलब सुनाई देती है, वो किसके कारण? तारतम्य के कारण। किसके कारण मोटी या पतली सुनाई देती है? तारतम्य के कारण। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारतम्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, किसके कारण? गुणता के कारण। किसके कारण होता है? गुणता के कारण। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या कहलाता है? डेसिबल। डेसिबल या बेल। बेल बेल क्या हो जाएगा? बेल। डेसिबल होता है। बेल बड़ा मात्रक। बताना है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा है। ठीक है, बताना है कि इसका तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? 3978। ठीक है, 3900 से 7800। ठीक है, 7800 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना है कि प्रकाश की जो है कणिका मॉडल कौन प्रस्तुत किया था? दकांते। ठीक है, कब किया है? 1637 में। ठीक है, 1637 में किया है। बताना है जल में प्रकाश की चाल वायु के प्रकाश की चाल से क्या होता है? कम होता है या फिर अधिक होता है? कम होता है। कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताना है कि प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है, इसकी व्याख्या जो है किसके द्वारा की गई थी? आइंस्टीन किया था। नहीं, जेम्स क्लार्क के द्वारा किया गया था। मैक्सवेल। ठीक है, जेम्स क्लार्क कौन हो जाएंगे? मैक्सवेल। मैक्सवेल कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के। स्कॉटलैंड के। ठीक है, स्कॉटलैंड के। बताना है गुप्त उष्मा का सही मात्रा क्या हो जाएगा? कैलोरी। जूल प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम। बताना है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है या कम कष्ट होता है? अधिक कष्ट होता है। अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ठोस का द्रव गलनांक। ठीक है, गलनांक कहलाता है। उसके बाद बताना अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है ओस बनने के लिए कितना प्रतिशत अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि किसका तरंगदैर्घ्य, किस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? बैगनी का। और कम कहेगा तो लाल का। उसके बाद बताना है कि पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे पदार्थ में उसकी चाल क्या होती है? बढ़ती है। कम हो जाएगा। ठीक है, कम होता है। बताना इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाश तरंगे कैसे तरंगे हैं? अनुप्रस्थ। ठीक है, बताना है कि आंख के अंदर जो भरे जलीय द्रव्य है और कांच द्रव्य का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336। ठीक है, 1.336 होता है। उसके बाद बताना है रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, उसके बाद बताना है जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र क्या होता है? नेत्र श्लेष्मता यानी कि मतलब सूज जाता है और क्या होता है? लाल हो जाता है। बताना है कि एक सामान्य मनुष्य में यानी कि अनंत पर स्थित जो वस्तुओं को मतलब इसका न्यूनतम दूरी बताना है दृष्टि का। किसका? 25। अधिकतम कहेगा तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, बताना है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त फोकस दूरी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। ठीक है, बताना है कि सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा? चांदी। ठीक है, दूसरा स्थान पे तांबा। ठीक है, उसके बाद बताना है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब होता है? 1.6 ठीक है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। बताना आवेश का सही मात्रा? कूलम्ब। ठीक है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बताना है कि 1 योटा बराबर क्या हो जाएगा? 24। जेटा कहेगा तो 10⁻21। एक्सा 18 10⁻18 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि संवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? MLT इनवर्स। ठीक है, MLT इनवर्स। और आवेग का कहेगा तो
संवेग और आवेग दोनों का सेम होता है, MLT इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि खगोलीय दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। बताना 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है वेग बराबर क्या होता है? वेग दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय हो जाएगा। उसके बाद बताना है वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि। सदिश राशि। इसका SI मात्रा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बताना है कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश सदिश सदिश। याद रखना है बल वेग विस्थापन त्वरण, बल वेग विस्थापन त्वरण बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि। बल वेग विस्थापन त्वरण बल आघूर्ण सदिश राशि है। उसके बाद बताना है कि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। इस पे मतलब बताना है कि दूरी पे जो होता है कौन सा आवेश होता है? धनात्मक या शून्य, कुछ भी हो सकता है। धनात्मक नहीं होगा, धनात्मक नहीं मतलब धनात्मक और शून्य दोनों हो सकता है। बताना है कि विस्थापन का SI मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। चाल का SI मात्रा मीटर पर सेकेंड। जो वेग का होता है वही चाल का, लेकिन यहाँ अंतर क्या है? चाल अदिश है और वेग सदिश राशि है। बताना त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, बताना त्वरण का SI मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि एक मतलब बताना है कि वेग एक समान होने पर त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि त्वरण पर कौन सा आवेश हो जाएगा? तो ऋणात्मक। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जब विपरीत दिशा में मतलब जब बल जो है विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का होता है। ठीक है, जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री का। बताना है कि प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल का। ठीक है, बताना प्रथम नियम को किसका नियम कहते हैं? गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पाई की मान की गणना सबसे पहले कौन किया है? आर्यभट्ट किया है। ठीक है, उसके बाद बताना है जो रेखीय चाल बराबर क्या हो जाएगा? कोणीय चाल गुने त्रिज्या। ठीक है, कोणीय चाल गुने त्रिज्या हो जाएगा। उसके बाद बताना है ताप का SI मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि इसका पुराना मात्रक किसका? ताप का हाँ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद बताना है जो आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, बताना है कि मात्रकों की संख्या मतलब मात्रक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, बताना है कि मूल मात्रक और मतलब कौन कौन हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। मूल और व्युत्पन्न। पूरक या संपूरक मात्रक। मूल 7 पूरक 2। बताना F बराबर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि तृतीय गति नियम का दूसरा रूप जो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन दिया है? ऊर्जा संरक्षण आइंस्टीन। न्यूटन। टंकन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद बताना है बताना है कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम किनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? गतिज ऊर्जा को। बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? mgs। ठीक है, बताना घड़ी की चाबी में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज। बताना है कि हुई स्प्रिंग मतलब तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा ही हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि ऊर्जा जो है वो कैसी राशि है? ऊर्जा अदिश राशि। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, बताना है यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन हो जाएगा? गतिज और स्थितिज हो जाएगा। बताना है कि बल एवं विस्थापन के बीच का मतलब कोण जो मतलब होता है कितना डिग्री का होने पर वो अधिकतम हो जाएगा? 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य क्या होता है? अधिकतम होता है। उसके बाद बताना है कि बल एवं विस्थापन बीच का कोण कितना डिग्री होने पे शून्य होगा? 90 डिग्री। ठीक है, बताना है कि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण जो है कितना डिग्री होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? जस्ट बोले हैं 90 डिग्री। ठीक है, बताना है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बताना है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? शून्य नहीं, ऋणात्मक होता है। बताना है घर्षण गुणांक का मान कितना से कितना के बीच होता है? 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, बताना है घर्षण गुणांक जो है वो मतलब कैसी राशि है? मात्रकहीन एवं विमानहीन राशि है। ठीक है, बताना है घर्षण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, बताना है कि मनुष्य का हाथ और ये क्या कहता है? तृतीय श्रेणी में आता है। मनुष्य का हाथ और चिमटा किस श्रेणी में आता है? तृतीय श्रेणी में आता है। उसके बाद बताना है जो जैसे नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया, खैनी काटने का मशीन
द्वितीय श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि साइकिल का ब्रेक, झूला, मशीन, शीश, उसके बाद क्या करता है, सरसी, तराजू, ये सब किस श्रेणी में आता है, प्रथम श्रेणी में आता है। ठीक है, बताना है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग जो है, मतलब इसका मान सबसे पहले कौन दिया है, 70 कब दिया है, 1788 में। बताना है कैपिटल जी का मान जो है कितना हो जाएगा, 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। ठीक है, 6.67 गुने 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान कहेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, बताना है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 यानी 0 होता है। बताना है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम। ठीक है, बताना है विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। बताना है घूर्णन, बताना है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, विषुवत रेखा पर कम हो जाता है, याद रखना, ध्रुव बढ़ जाता है। ठीक है, बताना शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य बटा समय हो जाएगा। उसके बाद बताना 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट, 1000 वाट। 1000 वाट। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 1 मेगावाट बराबर एक में ये 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। उसके बाद बताना है शक्ति की एक और मात्रा क्या हो जाएगा, शक्ति का एक वाट होता है ना, दूसरा अश्व शक्ति। ठीक है, बताना अश्व शक्ति की इकाई जो है किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट हो जाएगा, 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है जो बताना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, ऊर्जा का डायनेमो। ठीक है, उसके बाद बताना है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट हो जाएगा। उसके बाद बताना है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल हो जाएगा। बताना यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार। ठीक है, क्या हो जाएगा, सितार हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में मोमबत्ती। ठीक है, उसके बाद बताना ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो ऊर्जा का रूपांतरण कौन करता है, ठीक है, माइक्रोफोन हो जाएगा। उसके बाद बताना है संवेग को अगर दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना। ठीक है, बताना कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति कैसा ही मात्रा, वाट। ठीक है, बताना है जब हम जब लिफ्ट ऊपर या मतलब नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों। हाँ, ऊपर नीचे आएगा तो अपवर्तित रहेगा, अपवर्तित। ठीक है, उसके बाद बताना अगर ऊपर की ओर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे की ओर जाएगा तो घटेगा। ठीक है, बीच में अटकेगा तो सुनो। बताना है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाता है किस मतलब दीर्घवृत्ताकार कार में। ठीक है, मतलब परिक्रमा करता है। उसके बाद बताना है कि द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। बताना इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, उसके बाद बताया चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 1/6 होता है। ठीक है, उसके बाद बताना पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना मतलब हो जाएगा, परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 24 मिनट हो जाएगा। उसके बाद बताना है बताना पृष्ठ तनाव कैसे मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा एक और होता है, एक और मात्रक होता है, इसका जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताना है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है बताना है कि जल का महत्तम घनत्व जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो नहीं 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बताना भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। उसके बाद बताना है कि वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है, बैरोमीटर। ठीक है, बताना है वायुमंडलीय दाब बराबर क्या हो जाएगा, कितना न्यूटन, 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताना दाब का दूसरा ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, एक तो पास्कल होता है, दूसरा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताना दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, बताना आयतन मतलब बताना है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन अगर बढ़ता है तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बताना सभी द्रव्य का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है, घटता बढ़ता क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, बताना उत्प्लावन बल का जो है अध्ययन सर्वप्रथम कौन किया था, आर्किमिडीज। ठीक है, बताना है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है, नर्म लोहा का ऑक्साइड, फोटोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फोटोन की बनी होती है। उसके बाद बताना है
बताना है कि प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रा क्या हो जाएगा? प्रत्यास्था गुणांक न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताना है कि किस के अनुसार जो है गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार। बताना है कि बर्नौली प्रमेय जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बताना है कि तरलता व श्यानता दोनों एक दूसरे का क्या होता है? वैध क्रमानुपाती हो जाएगा। बताना एक आदर्श तरल की श्यानता मतलब क्या हो जाएगा? शून्य होती है। ठीक है। बताना ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। ठीक है। उसके बाद बताना कि गैस का पूछेगा ना तो क्या होता है? बढ़ जाता है। बताना है कि द्रव्य की श्यानता मापने में किस नियम का प्रयोग करते हैं? स्टोक का नियम का प्रयोग करते हैं। स्टोक का नियम। बताना इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? जे थॉमसन के द्वारा किया गया। उसके बाद बताना है कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। ठीक है। न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है। जेम्स चैडविक। ठीक है। कब किया है? 1932 में किया है। उसके बाद बताना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा ग्राम में? 9.1095 गुने 10⁻⁻28 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण कौन किया है? मिल्टन किया है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज कौन किया है? डी ब्रोगली। कौन किया है? डी ब्रोगली। बताना है कि जैसे कि प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन किया है, लेकिन पॉजिट्रॉनों का खोज कौन किया है? एंडरसन के द्वारा किया गया। बताना है कि न्यूट्रॉनों का खोज कौन किया है? पॉली। कब किया है? 1930 में। पहले न्यूट्रॉनों का ही खोज हुआ है 1930 में, पॉली के द्वारा किया गया। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ 1932 में चैडविक के द्वारा। बताना आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर क्या होता है? आयतन में बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद बताना है आदर्श गैस की जो मतलब संख्या है किस पर निर्भर होती है? द्रव्यमान पे। ऊर्जा की मूल संख्या पे हो जाता है। बताना है क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? श्रोडिंगर के द्वारा। बताना है कि श्रोडिंगर जो है इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? इसी के लिए दिया गया था 1933 में दिया गया है। ठीक है। 1933 में। बताना है सबसे अधिक जो समस्थानिक वाला तत्व कौन हो जाएगा? पोलोनियम। कौन हो जाएगा? पोलोनियम हो जाएगा। कितना होता है? 27 होता है। उसके बाद बताना है कि चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24। ठीक है। सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। अगर जो कहेगा ना जो अरक्तता का रोग का पता लगाने के लिए तो लोहा 59 हो जाएगा। बताना है कि थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। बताना है कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 किसका प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक 74 का। बताना है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है। क्वाल्ट 60 हो जाएगा। बताना है रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए जस्ट बताया है सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। बताना है कि न्यूलैंड्स ने कल्पना की प्रकृति में केवल कितने तत्व विद्यमान था? 56 गो। ठीक है। उसके बाद बताना आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है? मोसले के द्वारा। कब दिया गया? 1913 में। बताना है कि मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्ती में कितने वर्ग थे? 9 वर्ग। और आवर्त की बात करेगा तो 7 हो जाएगा। 7। उसके बाद बताना है कि अगर परमाणु का आकार बढ़ता है तो मतलब जैसे कि ऊपर जाने से नीचे मतलब ऊपर गया फिर नीचे आने पे बढ़ता है तो आवर्त में मतलब बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है। बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक के मतलब श्रेणी को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी। ठीक है। उसके बाद बताना है परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक के श्रेणी को
एक्टिनाइट कहते हैं। ठीक है, बताना प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है, कौन धातु है, क्षार धातु। कौन हो जाएगा, क्षार धातु। बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, आवर्त 7। उसके बाद बताना है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, हेलोजन। 7 में कौन है, बताना आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, धातु या अधातु है, अधातु है। अधातु है। ठीक है, उसके बाद बताना है बताना है समुद्री जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 8.4। 8.4। ठीक है, बताना रक्त का पीएच मान 7.4। 7.4। ठीक है, बताना लार का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6.5। ठीक है, बताना दूध का कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। बताना है कि शराब का कितना हो जाएगा, 2.8। 2.8। ठीक है, बताना सिरका का कितना हो जाएगा, 2.4। नींबू का 2.2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है बताना सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, बताना है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, टार्ट्रिक अम्ल का। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बताना है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है बताना हीरा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 2.42। ठीक है, 2.42 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, कठोरता हाँ 2 प्रकार की होती है। ठीक है, बताना है उसके बाद बताना है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है मतलब इसको किसको बोलते हैं, भारी जल को बोलते हैं। ठीक है, बताना है भारी जल की खोज कब हुआ है, 1932 में। ठीक है, 1932 में हुआ है, किसके द्वारा, यूरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताना है कि मोती की रासायनिक संरचना जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मोनाजाइट जो है कहाँ पाया जाता है, मोनाजाइट बालू में। ठीक है, किसका एस्क हो जाएगा, थोरियम का, वो बालू में पाया जाता है। मोनाजाइट किसका एस्क है, थोरियम का। ठीक है, बताना है कि बरना की संधि कब हुई है, बरना 1731 में हो जाएगा। बरना की संधि कब हुई है, 1731 में। बताना है कि संगोला की संधि 1750। सगोली की संधि कब होता था, 1816। ठीक है, उसके बाद बताना है कि देवगांव की संधि कब हुआ है, 1803 में। और बसीन की संधि 1802 में। बताना है पुरंदर की संधि कब हुआ है, 1776 में। पुरंदर की संधि कब हुआ है, 1776 में। उसके बाद बताना है सूरत की संधि 1775 में। बताना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है कब हुआ था, 1782 में हुआ है। किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ है। उसके बाद बताना है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है, 1803 से 5 में। ठीक है, और मतलब तृतीय कहेगा तो 1817 से 19 हो जाएगा। याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब हुआ है, 1782 में है। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ है, तो सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहेगा तो 1803 से 5 हो जाएगा। और तृतीय कहेगा तो 1817 से 19, 1817 से 19। बताना है कि मदसौर की संधि कब हुआ है, 1818 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि अवध का जो है संस्थापक कौन हो जाएगा, आदत खा कौन हो जाएगा, आदत खा हो जाएगा। बताना है कि बंगाल का यानी कि संस्थापक कौन हो जाएगा, मुर्शिद कुली खा कौन हो जाएगा, मुर्शिद कुली खा। उसके बाद बताना है कर्नाटक का सादुतुल्लाह खा कौन हो जाएगा, सादुतुल्लाह खा हो जाएगा। बताना है कि बालाजी बाजीराव को एक और किस नाम से जाना जाता है, ये मतलब जाने जाते हैं नाना साहब के नाम से। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बालाजी की मृत्यु कब हुई थी, 1761 में। ठीक है, 1761 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो है वो पेशवा कौन बना है, यही बालाजी बाजीराव 1740 में बना है। बताना अहमद शब्दावली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद खां। क्या नाम था, अहमद खां। उसके बाद बताना है कि इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किए हैं,
मोहम्मद शब्द 8 बार, ठीक है 8 बार किए हैं। उसके बाद बताना है कि मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1719 से 1748 हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम जो है वो दिल्ली पर हमला जो किए थे वो कब किए हैं? 1737 में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में किए हैं। बताना है उसके बाद कौन किया है दिल्ली पे मतलब आक्रमण? ईरानी का नादिर शाह। कौन किया है? कहाँ का था? ईरान का। कौन था? नादिर शाह। कब किया है? 1739 में, ठीक है। बताना है कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? कुली कुतुब शाह। तुरानियों के द्वारा। और अवध की स्थापना ईरानियों के द्वारा, ठीक है। बताना है कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सुंदर युवतियों मतलब सुंदर नारी के प्रति अत्यधिक रुझान मतलब रखने के कारण इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये नादिर शाह को। नादिर शाह को कहा जाता है, ठीक है। बताना है कि जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किए थे उस समय दिल्ली का शासन कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासन कब से कब तक था? 1719 से 1748 तक। उसके बाद बताना है कि लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को, ठीक है। उसके बाद बताना है कि फर्रुख सियार इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1713 से 1719। बताना है कि मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा जाता है? यही अभी बोली ना, फर्रुख सियार को ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताना है जहांदार शाह का पुत्र कौन था? मोहम्मद शाह। आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 से 59 ईस्वी तक रहा। बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया है? 1503। 1632 में किया है। कब किया है? 1632 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जो मतलब किसका राजदूत था? ये बना था आने के बाद जेम्स प्रथम का। हाँ। बताना है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन हो जाएगा? रेड ड्रैगन, ठीक है। उसके बाद बताना है कि 1661 में पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? कहाँ का राजकुमार था ये? इंग्लैंड का था। ब्रिटेन इंग्लैंड, ठीक है। कौन था? चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय, जिसने दहेज में बम्बई दे दिया। हाँ। इनको क्या है ना कि दहेज में पुर्तगाली वाला जो है ना वो पूरा बम्बई इनको दहेज में सब दे दिया था। उसके बाद क्या किया था ना, ये 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा दिया। उसके बाद बताना है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? 1498, ठीक है। 1498 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 में। उसके बाद बताना है स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? 1731 में। बताना है बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक था? बहादुर शाह 1707 से 1712 हो जाएगा। और उसके बाद कौन आया था? जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 21 साल तक ये रहा था ना, 12 से 13। उसके बाद कौन आया था? फर्रुख सियार, जिसको मुगल काल का घृणित मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1713 से 1719 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि उसके बाद कौन आया था? मोहम्मद शाह 19 से लेकर के 48, ठीक है। बैठ जाओ। चलो बताना है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 में, ठीक है। उसके बाद बताना है कि यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। अभी यूरिया मिल रहा है खेत के लिए? नहीं ना मिल रहा है, बहुत ज्यादा खोदने के बाद शायद मिल रहा है, लोगों को तो नहीं मिल रहा है। पता नहीं, इसका लक्ष्य ही रखा गया था 2025 में बंद करने का। उसके बाद बताना है भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है 2025 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030, ठीक है। उसके बाद बताना है कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। उसके बाद बताना है कि 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2030 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य
247 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है सबसे ज्यादा इसमें भी ये है कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब रखा गया है? 2070 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है कब? कब तक? मतलब 2050 हो जाएगा, 2050। उसके बाद बताना है कि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य अब जस्ट बताया है 2070, और नेट जीरो कहेगा तो भी 2070 ही हो जाएगा।